us see the concept in this chapter. आगे कंसेप्ट हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि ग्राफ्स के बारे में पूरा सब डिस्कस हमने किया था लास्ट टाइम। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, ये सब ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। ये आज का लेक्चर एक्चुअली थोड़ा सा हटके है, थोड़ा अलग है। इसके अंदर थोड़ा अलग कंसेप्ट हम यूज पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि अब तक हमने जो चैप्टर के अंदर देखा है उसके साथ ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग है। देखो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन। बेसिकली कोई भी हीट इंजन किस तरह से काम करता है वो हमको समझना है। देखो देखिए, हीट इंजन, जैसे कि हम जानते हैं कि हीट इंजन इज अ मशीन which converts the heat into work done। तो वो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करने वाला एक कोई भी सिस्टम ऐसा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको याद रखो, लिख से हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। उसका एग्जांपल क्या है? उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा टू व्हीलर का जो या फोर व्हीलर का जो इंजन होता है, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। क्योंकि हम देखते हैं कि पेट्रोल के ऊपर वो बेस्ड होता है। पेट्रोल के अंदर का जो केमिकल एनर्जी है वो पहले हीट में कन्वर्ट होता है, और वो हीट फिर उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट होता है, जिससे ही हमारा गाड़ी चलता है। जो भी फोर व्हीलर हो या जो टू व्हीलर है तो वो चलता है। तो ये इसकी वजह से ही होता है। तो एक्चुअली हीट इज कन्वर्टेड, a part of heat is converted into mechanical work, or the heat energy is converted into mechanical energy, and that is the simple definition of heat engine, you can say। तो अभी हीट इंजन का जो एक स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से है, देखो उसके अंदर तीन कंसेप्ट आते हैं। एक होता है सोर्स, ठीक है, इसको सोर्स बोला जाता है। दूसरा होता है सिंक, और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। देखो इन तीनों को हमको ठीक से समझना है। व्हाट आर दीज थ्री एक्चुअली? तो सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो इसे, सोर्स मतलब इसको हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। और ये जो है सिंक मतलब क्या है? इट्स अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। दोनों तो है रिजर्वायर ओनली, but what is the difference between these two is, see, source is something which is having a lot of energy। मतलब सोर्स ऐसा एक चीज होता है जो जिसमें से कितना भी एनर्जी हम अगर निकालते हैं, कितना भी हीट निकालते हैं, तो भी उसका खुद का जो टेम्परेचर है वो कभी कम नहीं होने वाला। उसको हम TH बोल देंगे। TH मतलब क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स, हॉट बॉडी, विच इज गोइंग टू बी द रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब क्या कि उसमें से कितना भी हीट निकालते जाओ तो भी उसका खुद का टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होने वाला। जैसे सन होता है, सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सोर्स, बिकॉज सन कितना भी हीट देता है तभी भी उसका खुद का टेम्परेचर कभी कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो टेम्परेचर ऑफ द सन डजंट डिक्रीज इवन इफ it emits the heat continuously in all directions for a long time। तो इसलिए देखते हो कि रिजर्वायर का मतलब ऐसा एक चीज जिसमें से कितना भी हीट निकालते जाओ उसका खुद का टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। तो ये होता है। और दूसरा है ये सिंक। सिंक को हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। वो भी एक तरह से रिजर्वायर ही है, लेकिन इट्स अ लो टेम्परेचर। उसको हम बोलेंगे TC। TC मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर which is going to be at a low temperature। एंड ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है, सिंक जो है, उसका कंसेप्ट ऐसा है, स्पेशलिटी उसका ऐसा है कि कितना भी हीट उसको देंगे ना, तभी भी उसका खुद का टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं। The temperature of the sink will never increase even if large amount of heat is given to it।
जैसे फॉर एग्जांपल समंदर हम देख सकते हैं, समंदर का एग्जांपल बेस्ट है उसके लिए। अगर सपोज हम समंदर को कितना भी अगर हीट देंगे तो भी उसका खुद का टेम्परेचर कभी बढ़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो। इसलिए उसको हम बोलेंगे इट इज द सिंक, like which can absorb a large amount of heat without any significant change in its own temperature, and that's why it's called as a sink. Remember, दूसरा एग्जांपल है उसका एटमॉस्फेयर। देखो ठीक से, एटमॉस्फेयर भी एक तरह से एक बेस्ट एग्जांपल है सिंक का। एटमॉस्फेयर जिसको हम कितना भी हीट देते रहते हैं, इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, ये जो सब हीट जो मिलता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होता जाता है, लेकिन फिर भी कभी भी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ता नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात अलग है, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है। कितना भी हीट उसको देंगे तभी भी उसका खुद का टेम्परेचर इतना जल्दी बढ़ता नहीं है। इसीलिए ये उसका एक तरह से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देख सकते हैं आराम से। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंक। देखो उसको सिंक क्यों बोला, क्योंकि उसको हम हमारे बेसिन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो हम बेसिन के अंदर हम पानी का नल अगर चालू करते हैं तो उसमें से पानी आता रहता है, और सिंक के अंदर वो पानी जाता रहता है। कितना भी पानी हम अगर सिंक के अंदर डालते हैं तभी भी सिंक कभी भरता नहीं है, तो सिंक का लेवल कभी ऊपर नहीं आता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कोल्ड रिजर्वायर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सिंक। इट्स अ कंसेप्ट, समझो उसको ठीक से। कंसेप्ट वो ऐसा है कि it is such a body which can absorb large amount of heat without any significant change in its own temperature. And source is such a thing, such a substance which can give the large amount of heat without any significant loss in its temperature or fall in its temperature. तो ये होता है। तो अगर कोई भी एक वर्किंग सब्सटेंस जो है अगर दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है, TH और TC के बीच में काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इसमें से हीट निकालेगा, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट करेगा वर्क डन के अंदर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग्स को एज अ हीट, तो एज अ अनयूजफुल एनर्जी। तो देखो ठीक से, अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सोर्स है इसमें से हमने सपोज जो हीट निकाला उसको हम डिनोट करते हैं QH। QH से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो हीट हमने इसको इसमें से जो वर्क हमने कन्वर्ट किया, इस QH में से इतने हीट में से जो वर्क डन हमने कन्वर्ट किया, जितना वर्क डन उसमें से निकाल के लिया, उसको हम बोलेंगे W। W इज द वर्क डन, एंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग टू गेट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो जो बचा हुआ हीट है वो हम सिंक की तरफ रिजेक्ट कर देंगे, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिनोटेड बाय QC। QC का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक और सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स को जो हीट वापस हमने दे दिया तो उसको हम बोलेंगे QC। तो इसमें हमको एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाता है आराम से कि QH मतलब the amount of heat which is absorbed from the source is going to be equal to the sum of two parts. That is, one part is W, that is the work done, and the second part is the QC, that is the amount of heat rejected to the surroundings. This always happens in case of a heat engine. कोई भी हीट इंजन हो तो उसके अंदर ये होता ही है, हमेशा ही होता है। जैसे अगर सपोज हम कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उस व्हीकल का के में से जो सोर्स मतलब वहां पे क्या है, पेट्रोल और वेपर का जो वेपर्स है वो वहां पे उसमें से जो हीट कंटेंट है वो हीट यहाँ पे सोर्स की तरह काम करता है। तो उसमें से जो हीट हम निकालते हैं, जो अवेलेबल हीट होता है QH उसको हम बोल सकते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हम जो है वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे ही हमारा गाड़ी भागता है, व्हीकल आगे बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी उसको मिलता है। और लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी छोड़ के जो बचता है वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो है, बचा हुआ जो हीट है वो हम सराउंडिंग्स को वापिस दे देते हैं। तो वो जो हीट है वो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर कंटेन होता है। तुमने देखा होगा कोई भी व्हीकल में से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उन गैसेस के अंदर भी तो हीट रहता है कि नहीं? वो हीट एक्चुअली सराउंडिंग को दे दिया जाता है, एक्चुअली वो रिमेनिंग हीट होता है, वो बचा हुआ हीट होता है जो कि सराउंडिंग्स को दे दिया जाता है। और इसीलिए वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हम समझ सकते हैं आराम से, that is rejected to the surroundings, remember।
तो ये 3 कंसेप्ट है समझ में ठीक से। सबसे पहला है सोर्स, दूसरा है वर्किंग सब्सटेंस और तीसरा है सिंक। इनके कंसेप्ट क्या है समझा ठीक से। सबसे पहला हमने देखा सोर्स। सोर्स इज अ सब्सटेंस which we can extract a large amount of heat without any significant change in its own temperature. और दूसरी तरफ है सिंक। सिंक इज अ सब्सटेंस which can absorb unlimited amount of heat, infinite amount of heat without significant change in its own temperature. And working substance is something which converts a part of heat obtained from the source into work done and rejects the remaining part of the heat to the surroundings. And these parts, the total amount of heat absorbed by the source is called as QH, and the amount of heat which is converted into work done will be denoted by W, and the remaining amount of heat which is rejected to the surroundings is denoted by QC. And naturally we get this equation, that is QH is equal to W plus QC. And now we'll talk about the efficiency of this heat engine. What do you mean by the efficiency of heat engine? तो efficiency का मतलब क्या होता है देखो से। efficiency मतलब कोई भी चीज का efficiency कैसे गिना जाता है, मतलब उसका काम करने का जो पावर है या उसका जो काम करने का जो कैपेसिटी है, उसको ही हम बोलते हैं कार्य क्षमता। हिंदी में उसको कार्य क्षमता कहा जाता है। तो वो कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे, मापेंगे कैसे। जैसे देखो कोई भी जो स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स का भी हम इफिशियंसी कैसे मेजर करते हैं। अगर मान लो तुम कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना तुम्हारा पढ़ाई हो चुका है, तो वो कैसे मेजर किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारे एक टेस्ट लेते हैं, अभी टेस्ट के अंदर जो भी तुम्हारे मार्क्स आते हैं, मान लो 20 मार्क का टेस्ट लिया तो उसको हम रखते हैं नीचे, और जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं उसको हम रखते हैं ऊपर, बराबर है। तो यहाँ पे जो भी मार्क्स आए, सपोज 16 मार्क आ जाते हैं 20 में से, तो हम बोलते हैं मार्क्स जो है वो 16 आउट ऑफ 20। तो ये जो आउट ऑफ मतलब क्या कि जो टोटल जो है वो टोटल हमको नीचे रखना होता है, और जो मार्क्स ऑब्टेन किए, जो भी हमारा मेहनत है, तो वो ऊपर रखना पड़ता है। मतलब जो आउटपुट है वो हमको ऊपर रखना पड़ता है, और जो इनपुट है वो यहाँ पे नीचे रखना पड़ता है, तब जाके हमको इफिशियंसी मिलता है। तो इफिशियंसी जैसे किसी मशीन का अगर इफिशियंसी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको। कोई भी एक सपोज मशीन है, तो वो मशीन कुछ ना कुछ इनपुट लेता है कि नहीं। सपोज वो एनर्जी जो लेता है, तो उसको अगर सपोज हम बोलेंगे इनपुट, जितना भी एनर्जी उसने लिया, और वो जो वर्क डन करता है उसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो जो भी वो वर्क डन कर रहा है उसमें से जो हमको मिला उसको बोलेंगे आउटपुट। तो अभी आउटपुट कितना मिला अपॉन उसको इनपुट हमने कितना दिया, ये जो दोनों का रेशियो होता है, इसको ही इफिशियंसी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखो, इससे जनरल फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, रिमेंबर। तो अभी इस हीट इंजन के बारे में अगर बात किया जाए, तो आउटपुट क्या है बताओ, एंड इनपुट क्या है, देख सकते हो ठीक से। व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट। जैसे कोई व्हीकल है, जो अगर सपोज हम कोई भी व्हीकल अगर यूज करते हैं, टू व्हीलर तो सबने यूज किया होगा मोस्टली, तो उसके अंदर इनपुट क्या है, पेट्रोल जो हम डालते हैं उसके अंदर, बराबर है नहीं। तो पेट्रोल जो हम डालते हैं वो इनपुट हो गया उसके लिए, और जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उस पेट्रोल से, वो जितना आगे बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज आउटपुट। तो इसीलिए माइलेज जो होता है या एवरेज जो होता है ना कोई भी गाड़ी का, तो ऐसे ही मेजर किया जाता है। अगर सपोज कोई गाड़ी का जो एवरेज है वो हम बोलते हैं कि 55 किलोमीटर पर लीटर, ऐसे ही बोलते हैं ना। सपोज कोई भी टू व्हीलर है, मान लो कि होंडा का टू व्हीलर है, तो उसका जो है एवरेज बोला जाता है 55 किलोमीटर पर लीटर। मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डाल दिया तो कितना आगे जाएगा, 55 किलोमीटर तक आगे जाएगा। तो ये हो गया उसका माइलेज, ये हो गया इसका एक तरीका, उसका जो इफिशियंसी मेजर करने का एक तरीका। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि 55 किलोमीटर ये तो डिस्टेंस का यूनिट है, और लीटर जो है वो तो वॉल्यूम का यूनिट है। तो डिस्टेंस और वॉल्यूम को कंपेयर करना कोई मतलब ऐसा ऑपरेशन तो है नहीं जो कोई साइंटिफिक हो, तो इसलिए वो साइंटिफिक टर्म नहीं कहलाएगा जो हम माइलेज उसको बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये दोनों जो है इनपुट और आउटपुट दोनों अगर जूल में अगर मेजर करेंगे, तो दोनों अगर एनर्जी के डायमेंशन वाले अगर क्वांटिटीज होंगे, तो उसको हम जरूर इफिशियंसी बोल सकेंगे। और इसीलिए इस हीट इंजन का जो इफिशियंसी है वो उसको ईटा से डिनोट किया जाता है, और उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, आउटपुट मतलब ही यहाँ पे वर्क डन,
जितना वर्क डन गाड़ी ने किया तो वो हो गया हमारा आउटपुट यहाँ पे। और उसको हमको डिवाइड करना है जो अवेलेबल एनर्जी उसको हमने दिया था। पेट्रोल के अंदर अवेलेबल एनर्जी कितना है, क्यू एच है कि नहीं। तो पेट्रोल ही यहाँ पे सोर्स है और इसलिए सोर्स में से जो एनर्जी हमको मिला क्यू एच, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट। तो इसलिए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एच विल बी कॉल्ड एज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी, रिमेंबर। तो ये इफिशियंसी हमको ये मिल गया इस तरह से। इसको भी आगे जैसे सॉल्व करके हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखो क्योंकि हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू सी, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो लिख से ये क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू सी है। तो डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली क्यू एच माइनस क्यू सी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये हम डाल देंगे यहाँ पे वैल्यू डब्ल्यू का, तो उससे क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एच माइनस क्यू सी एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय क्यू एच एज इट इज, सो दैट इफ वी सिंप्लीफाई दिस फर्दर, ये क्यू एच को अगर हम सेपरेट आउट कर देंगे दोनों टर्म्स के लिए न्यूमरेटर के अंदर, तो उससे हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, करेक्ट है। तो ये जो है क्यू सी अपॉन क्यू एच, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि क्यू एच और क्यू एच ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वन, जिससे हमको मिलेगा इफिशियंसी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज वन माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, रिमेंबर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी। यू कैन सी क्लियरली, कोई भी हीट इंजन जो होता है तो उसका इफिशियंसी इस फॉर्मूला से दिया जाता है, याद रखो इसको ठीक से। ये इसमें कुछ डाउट है, चेक करो एक बार, क्या क्या देखा हमने इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज हीट इंजन, it converts the heat energy into work energy, not fully but partly. A part of heat is converted into work and remaining part of that heat is rejected to the surroundings. तो उसमें तीन कंसेप्ट आ जाते हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा वर्किंग सब्सटेंस और तीसरा सिंक। सोर्स इज समथिंग which can absorb, sorry, which can deliver or which can give the large amount of heat without any significant change in its own temperature. And its temperature is assumed as TH, temperature of hot reservoir. और दूसरा होता है सिंक, और उसको हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, जिसमें से हम जिसके अंदर हम कितना भी हीट डालते जाएंगे तभी भी उसका खुद का टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए उसको सिंक कहा जाता है। सिंक मतलब ही लो टेम्परेचर रिजर्वायर विच कैन एब्सॉर्ब infinite amount of heat without any significant rise in its own temperature. And तीसरा है working substance which converts part of heat from obtained from the source and converts it into work done, and remaining part of the heat is rejected to the surroundings. So ये जो QC और W ये दोनों जो parts है वो इधर QH में से ही हमको मिले हैं, और इसलिए according to the law of conservation of energy we can say that the amount of heat extracted from the source QH is going to be the sum of the amount of heat which is converted into work done plus the amount of heat which is converted into is given to the cold reservoir, and hence we can get that work done is equal to QH minus QC, and efficiency of any heat engine can be defined as the output upon input, and here output is going to be W and input is going to be QH. ये QC कुछ नहीं है, QC कुछ नहीं है, वो तो रिजेक्ट हो गया सराउंडिंग्स को, उससे हमारा क्या लेना देना है, वो कितना भी सराउंडिंग को रिजेक्ट करेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। But here the W upon QH is called as efficiency, but W happens to be QH minus QC, and dividing by it by QH will gives QH upon QH minus QC upon QH, which becomes equal to 1 minus QC upon QH, and this is going to be the formula for efficiency in general, remember. The efficiency of any heat engine can actually be found out by simply 1 minus QH upon, sorry, QC upon QH. अच्छा, इसमें एक बात नोट करो,
Okay. Sorry for the interruption. So basically हम ये बता रहे थे कि ईटा जो है इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी एंड ईटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू 1 माइनस QC upon QH, बराबर है. And here compulsorily QC is going to be less than QH, right? And that's why this ratio QC upon QH will always be less than 1, and whenever it is subtracted from 1, this ratio will always be less than 1. तो ये जो efficiency है वो भी obviously 1 से छोटा ही होगा. और वैसे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि W जो है वर्क डन जो है वो वर्क डन या तो QH से छोटा ही हो सकता है, और इसलिए इफिशियंसी का लेस देन 1 होना ये तो जाहिर है, नेचुरल बात है. अच्छा, इसमें और कुछ किसी को पूछना है तो पूछो. वैसे भी इसके बारे में हमको और आगे डिस्कस करना ही है. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो अभी देखो एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक जनरल जो है उसका
हीट इंजन का जो प्रोसीजर है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर सपोज यहाँ पे हमने प्रेशर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम हमने ड्रॉ किया। तो सपोज कि एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक जो गैस है, तो गैस को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सीधा ऊपर लेके जाएंगे। मतलब ही यहाँ पे ये गैस जो है वो सीधा ऊपर जाने वाला है, मतलब ये जो ग्राफ है वो ऊपर तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैस इज टेकन अलोंग दिस पाथ ए टू बी। तो यहाँ पे ये पाथ का खासियत क्या है बता सकते हो? वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हाउ कैन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज if the volume is kept constant? Because we know that PV is equal to nRT, बराबर। तो इसमें वॉल्यूम तो चलो कांस्टेंट है, बाकी बचा P और T। तो अगर P बढ़ने जा रहा है तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन T इज इंक्रीज, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ा के ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि गैस को, सपोज एक सिलेंडर के अंदर गैस बंद है, तो उसको हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड इट्स इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग इट। तो उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो सीधा बढ़ता जाता है और उसकी वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है और हम उस गैस को ए से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं। चलो ठीक है, अभी ये पॉइंट बी तक ये गैस आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है? तो गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है। तो गैस इज अलाउड टू, गैस इज नाउ कंप्रेस्ड हियर। तो यहाँ पे गैस को हम कंप्रेस करते हैं, वो भी आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं। देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्राउड प्रोसेस जो है वो इस टाइप का आइसोथर्मल प्रोसेस हमको मिलता है। तो अभी चलो ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस से वो कंप्रेस हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी कंप्रेस हुआ या एक्सपांड हुआ, वो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना उसका, ठीक है। तो उसका प्रेशर हम कम कम करते जा रहे हैं और उसका वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो कर रहा है। और उसके बाद फिर सीधा नीचे जाता है। तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट फिर से रख के हम प्रेशर जो है उसका कम करते जाते हैं और उसकी वजह से वो यहाँ पे आ जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सी उसको बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर उसको हम सबको फिर से आइसोथर्मली कंप्रेस करना होता है और उसकी वजह से वो यहाँ पे वापस आ जाता है पॉइंट ए के ऊपर। तो इस तरह से ये फिर से चौथा पार्ट हो गया आइसोथर्मल। तो देखो ठीक से ये चार पार्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। अगर चाहिए आपको तो ये जो है एक्स एक्सिस थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स इसके बने हुए हैं। तो सबसे पहले पार्ट में क्या हो रहा है ठीक से देखो कि ए से वो बी तक जा रहा है, मतलब प्रेशर उसका बढ़ गया, तो हमने उसको हीट किया और टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, ठीक है। तब तक उसका वॉल्यूम चेंज नहीं किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और उसके बाद फिर हम बी से उसको सी पे लेके जाते हैं, मतलब उसको वो एक्सपांड होता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इट एक्सर्ट्स अ वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स लिफ्ट्स द पिस्टन। तो ये जो पिस्टन है उसको वो धकेलता है ऊपर तरफ, वो एक्सपांड कराता है उसको। और उसकी वजह से ये जो पिस्टन है वो यहाँ से सपोज यहाँ तक आ जाता है, समझो यहाँ तक वो पिस्टन आ गया, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, V1 से V2 तक उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया। एक्चुअली दिस इज द मेन स्टेप इन विच द वर्क इज डन बाय द गैस एक्चुअली। तो इस स्टेप के अंदर वर्क डन होता है गैस के द्वारा, जो कि हम निकालते हैं उसमें से, और उसके द्वारा ही जो ड्राइविंग पार्ट्स है उसके अंदर के, गाड़ी के अंदर के, वो चलाए जाते हैं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो सी से डी तक हमको लेके जाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसका हमको टेम्परेचर कम करना है, जो कि किया जा सकता है अगर उसको हम एक किसी सिंक के साथ अगर कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर किसी बर्फ या किसी लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, सीधा हीट उसका डिसिपेट करेगा, हीट दे देगा। और जैसे ही हीट आगे बाहर जाता रहेगा तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जरूर कम होगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्रेशर भी कम होगा।
and then we will just start compressing this gas again. तो उसके बाद हम उसको कंप्रेस करना चालू करेंगे, वो भी आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और उसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। ये देखो, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे ज्यादा था वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्लियरली कि वॉल्यूम विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग इन दिस फोर्थ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज DA। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अभी इस साइकिल के अंदर देखो ठीक से कि AB पार्ट में तो गैस कोई वर्क डन नहीं कर रहा है और ना ही CD पार्ट में कर रहा है, बल्कि वर्क डन किस पार्ट में किया जा रहा है, सिर्फ BC और AD में किया जा रहा है, करेक्ट है। तो BC में जो किया हुआ वर्क डन है वो गैस के द्वारा किया गया है और इसलिए उसको अगर हम पॉजिटिव वर्क डन ट्रीट करेंगे, और DA के अंदर जो वर्क डन किया जा रहा है कॉम्प्रेशन के दौरान, तो वो गैस के ऊपर किया गया वर्क डन है, तो इसलिए उसको हमको नेगेटिव ट्रीट करना पड़ेगा। और इसीलिए ओवरऑल जो वर्क डन है पूरे साइकिल के अंदर का, तो वो एक्चुअली गैस के द्वारा किया हुआ वर्क डन माइनस गैस के ऊपर किया हुआ जो वर्क डन, तो वो एक्चुअली वर्क डन W जो है वो इस रीजन का जो एरिया है, इस साइकिल का जो एरिया है, उस एरिया से हमको मिलने वाला है। जैसे मैं कल भी मैंने बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के नीचे का, उस ग्राफ के अंदर का एरिया माना ही एक्चुअली वर्क डन हुआ करता है। तो इसलिए ये वर्क डन जो है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से, और हर साइकिल में इस टाइप का वर्क डन हमको मिलता है और उसकी वजह से साइकिल बाय साइकिल हमको वर्क डन मिलता जाता है और उसकी वजह से हमको जो हर साइकिल के अंदर वर्क डन मिलने की वजह से हम व्हीकल जो चला सकते हैं। एंड these all these steps can be explained in a better way if we see this working of this heat engine। अभी अगर सपोज एक हीट इंजन का प्रैक्टिकल एग्जांपल ही अगर देखना है तो देख सकते हैं ठीक से। तुमको पता होगा कि कोई भी जो व्हीकल होता है तो उस व्हीकल के अंदर एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के अंदर पेट्रोल और जो एयर का जो मिक्सचर है, तो उसका जो वेपर वेपर एयर का होता है, तो वो पेट्रोल वेपर एंड एयर इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है और वो यहाँ वहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करता है। तो उसको हम 4 स्टेप में, 4 स्ट्रोक इंजन का जो वर्किंग है वो 4 स्टेप में हम देख सकते हैं आराम से। देखो इस तरह से यहाँ पे ठीक से। तो सबसे पहला जो स्ट्रोक है तो उसको हम बोल सकते हैं, अभी सपोज यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक इनलेट होता है, देखो ठीक से चारों का चारों, मैं यहाँ पे जो है चारों जो सिलेंडर्स ड्रॉ किए हैं वो इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि तुमको समझ में आए कि 4 स्टेप में क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। देखो ठीक से, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये जो होल्स है ना, ये इनलेट होल है, ठीक है, और ये यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है और ये जो है वो आउटलेट होल है, आउटलेट, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है, सभी सिलेंडर्स के अंदर वैसा ही है, ये इनलेट, ये स्पार्क प्लग और ये आउटलेट, एग्जॉस्ट गैसेस जिसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और ये सिलेंडर जो है वो या सिलेंडर जो है वो यहाँ पे व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। देखो ठीक से, ये सपोज एक व्हील है और इस व्हील के यहाँ पे वो कनेक्टेड है, चलो ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे ये व्हील तो घूम रहा है ऑलरेडी, तो जैसे ही व्हील घूमता है तो उसकी वजह से ये सिलेंडर जो है वो, मतलब ये जो रॉड है वो रॉड सीधा अंदर जाएगा, ये व्हील इस तरफ घूमने की वजह से, और जैसे ही रॉड अंदर जाता है तो इट विल गेट कंप्रेस्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट। अभी ये चलो पहला जो स्ट्रोक है उसको हम समझेंगे पहले ठीक से। अभी जैसे ही वो सिलेंडर, सबसे पहले ये जो आउटलेट इनलेट वॉल है वो बंद होता है, तो जैसे ही ये नीचे जाता है सिलेंडर, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसमें से जो वाटर वेपर, सॉरी पेट्रोल का वेपर और एयर का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर से एब्जॉर्ब किया जाता है, वैक्यूम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसकी वजह से और यहाँ पे आउटलेट वॉल बंद है ना यहाँ पे, याद रखो से। और जैसे ही वो नीचे जा रहा है तो उतना उतना पूरा वाटर, पेट्रोल वेपर और एयर का मिक्सचर एब्जॉर्ब किया जाता है। सो द पेट्रोल वेपर एंड एयर का मिक्सचर यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया एंड देन इट इज कंप्रेस्ड सडनली। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये व्हील आगे बढ़ता है, रोटेट होता है, तो उसकी वजह से ये कंप्रेस होता है। जैसे ही वो कंप्रेस होगा तो लेकिन तब तक ये जो है पिस्टन जो है, ये जो वॉल्व है
वो वॉल्व बंद रहता है, इनकमिंग वॉल्व और आउटगोइंग वॉल्व भी बंद रहता है, दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये जो पिस्टन है उस पिस्टन को अंदर ढकेला जाता है, जिसकी वजह से ये गैस जो है वो कंप्रेस किया जाए। तो बहुत छोटे वॉल्यूम में ये गैस जो है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही सडन कंप्रेशन होता है तो सडन कंप्रेशन की वजह से इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये हम समझ सकते हैं आराम से। और उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे स्पार्क प्लग यहाँ पे दिया जाता है, और ये स्पार्क प्लग की वजह से ये जो गैस है वो बर्न होने लगता है, मतलब पेट्रोल का वेपर और एयर जो है वो बर्न होना चालू होता है। तो जैसे वो बर्निंग चालू होता है तो इट एक्सपांड्स, इट ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम एंड रिक्वायर्स मोर वॉल्यूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एक्सपांड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट it exerts some pressure, high pressure on this piston, and just pushes it in this way। तो जैसे ही वो पिस्टन को पुश करता है तो उसकी वजह से उसके साथ कनेक्टेड जो रॉड है वो भी आगे तरफ पुश हो जाता है, और उसकी वजह से ये व्हील घूम जाता है। तो ये जो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक के अंदर ये व्हील घूम गया। तो जैसे ही वो घूमता है तो उसके बाद फिर ये जो गैसेस है वो गैसेस ने ये इस स्ट्रोक के अंदर वर्क डन किया, हम बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर उनका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो फिर इसमें से जो आउटलेट जो पिस्टन है यहाँ पे, तो उस आउटलेट पिस्टन में से ये गैसेस जो है वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, एग्जॉस्ट किए जाते हैं, और ये पूरा जो सिलेंडर है वो कंप्लीट खाली बन जाता है, खाली हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है, यहाँ पे ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे व्हील है। तो उसके बाद फिर ये व्हील तो घूमता ही रहेगा, उसकी वजह से ये जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा तो फिर से ये जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, और उसमें से पेट्रोल का वेपर और एयर का मिक्सचर उसमें से एब्जॉर्ब किया जाएगा, नया फ्रेश जो फ्यूल है वो उसमें से एब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर से हम इस स्टेज में आ जाएंगे। तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाएगा सडनली, और कंप्रेस करने की वजह से यहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा जरूर, और उसके टेम्परेचर बर्निंग पॉइंट पे चला जाए तो उसके बाद फिर उसको स्पार्क प्लग से बर्न किया जाता है, स्पार्क दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बर्निंग चालू हो जाता है। जैसे ही बर्निंग चालू होता है तो बहुत ज्यादा हीट उसमें से पैदा होता है, और वो हीट ही यहाँ पे एक तरह से वर्क डन करता है, वॉल्यूम एक्सपांशन में मदद करता है। और जैसे ही वो वॉल्यूम एक्सपांड करता है तो इस पिस्टन को उस तरफ दूर भेज देता है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो व्हील है घूमता है, और उसकी वजह से हर साइकिल में ये जो स्ट्रोक होता रहता है, हर साइकिल में ये जो स्ट्रोक आता है इस स्ट्रोक के अंदर व्हील घूमने का प्रोसेस होता है। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली ये जो स्ट्रोक्स चलते रहते हैं, और उसकी वजह से हमको कंटिन्यूअसली उसमें से वर्क डन मिलता रहता है। एंड वी इन जनरल, इन ओवरऑल वी कैन से दैट this working substance, what is doing here is it is extracting the amount of heat from this source. QH amount of heat is extracted from the source. Out of that, W work done is converted, W amount of heat is converted into the work done, and remaining part of that heat, that is QC, is rejected to the surroundings or atmosphere, we can say, which is at a temperature TC, and TH is the temperature of this source. No doubt. तो ये जो है ये एक डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है, तो इस तरह से। तो ये डिटेल में हो गया ये ज्यादा, कि किस तरह से सिलेंडर अंदर आता है बाहर आता है, ये तुमको कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये तुमको पता होना चाहिए कि टू व्हीलर के अंदर किस तरह से वो काम करता है। तो उसके अंदर हर स्ट्रोक किस तरह से काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्ट्रोक, दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्रेशन स्ट्रोक, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्किंग स्ट्रोक, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एग्जॉर्प्शन स्ट्रोक। तो क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं गैसेस, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मिक्सचर जो एब्जॉर्ब होता है इसलिए उसको एब्जॉर्प्शन स्ट्रोक कहा जाता है। दूसरा जो है वो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है गैस, इसलिए उसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। तीसरा जो है यहाँ पे एक्चुअल वर्क डन यहाँ पे ही हो रहा है, इसलिए इसको वर्किंग स्ट्रोक कहा जाता है। और चौथा जो है तो वो यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसके अंदर एग्जॉस्ट गैसेस जो है बिना काम के जो गैसेस है वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो कि हम देखते हैं कि कोई भी टू व्हीलर में से पीछे जो एक पाइप होता है उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते रहते हैं, एंड दिस एग्जॉस्ट गैसेस आर obtained from this outlet pipe here. Actually this outlet pipe only is connected to that exhaust pipe, तो उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस सब बाहर निकलते रहते हैं, and they also contain the heat which is given by this QC here। ये जो QC अमाउंट ऑफ हीट है वही एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर कंटेन रहता है, और QH is the amount of heat which is obtained from this burning of this mixture of petrol vapor and air। तो इनका जो फ्यूल बर्न होता है तो बर्न होने की वजह से जो हीट अमाउंट ऑफ हीट पैदा होता है वो हीट यहाँ पे
QH हम डिनोट कर सकते हैं, तो ये याद रखो ठीक से। So this is about the graphical representation of the cycle, this cycle. Now we'll be in a position to understand how the refrigerator works. रेफ्रिजरेटर एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस में काम करता है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, उसको बोलेंगे सिंक, और उसको बोलेंगे सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें से हमको हीट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसको हम थोड़ा यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ये सपोज हमारा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे सपोज TC, ओके। और यहाँ पे है यहाँ पे है एट सराउंडिंग्स मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर जो है उसको बोल सकते हैं सराउंडिंग्स, और उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, TH उसको बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे बीच में होता है वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, तो ये जो सिस्टम है मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे जो बॉडी है तो उसमें से हीट निकालता है, देखो ठीक से, इसमें से हीट निकालता है, लेकिन उसके लिए जरूर उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन करता है। एंड दैट वर्क इज डन बाय this working substance, and suppose this the QC is the amount of heat extracted from the system, and W is going to be the work done in order to do that, and then the heat will transfer to the surroundings, which is denoted by QH. Remember, because see, the heat will not never flow from low temperature to high temperature. हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं फ्लो होता है। हम देखते हैं अगर कोई भी हाई टेम्परेचर वाला बॉडी है और अगर यहाँ पे कोई भी लो टेम्परेचर वाला बॉडी उसके कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो पता चलता है कि हीट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, नो डाउट। बट इफ वी वांट टू मेक द हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, देन वी विल हैव टू डू सम वर्क, कुछ वर्क डन हमको जरूर करना पड़ेगा। तो वो बिना वर्क डन किए हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। वी हैव टू फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बाय डूइंग सम वर्क ओनली। बगैर वर्क डन किए ये पॉसिबल नहीं है यादृच्छिक से, तो इसलिए हाँ, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट को जाना है तो उसके लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, तो हीट विल ऑटोमेटिकली फ्लो ऑन इट्स ओन from high temperature to low temperature, no doubt. But the reverse thing is not possible without doing the work, and that's why some work has to be done, and that work is done by the system in the refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वर्क डन किया जाता है, जो कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर क्या करता है एक्चुअली, वो यही वर्क डन करता है जिसकी वजह से हीट जो है वो कोल्ड पार्ट वाले बॉडी में से हॉट पार्ट वाले बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये सपोज हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सिस्टम, उसमें से हमको हीट निकालना है जिसका टेम्परेचर TC है, ऑलरेडी वो कम टेम्परेचर पे है, कोल्ड पार्ट है। और बाहर का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स, उसको सराउंडिंग्स बोल सकते हैं, और उसके तरफ हमको ये हीट को पहुंचाना है, ठीक है। तो इसमें से ये यहाँ से हीट यहाँ तक मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक जब हीट पहुंचाना है तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज डन बाय द कंप्रेसर इन द रेफ्रिजरेटर। एंड यूजिंग दिस वर्क डन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। तो मतलब अंदर से हम हीट बाहर की तरफ पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, तो उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है हमेशा गर्म होता है, देखा कभी रेफ्रिजरेटर का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है हमेशा, तो दीवार की तरफ जो चिपका हुआ होता है वो हमेशा वहां से वेपर्स निकलते रहते हैं, जो गर्म हवाएं निकलती रहती है कंटिन्यूसली, एंड दैट इज बिकॉज द हीट विच इज देयर इनसाइड is transferred to the surroundings, which is at the back of the refrigerator, and hence we can see clearly that this refrigerator works in this way। ये रेफ्रिजरेटर जो यहाँ पे इस तरह से काम करता है जिसके अंदर सिस्टम में से हीट निकाला जाता है, QC amount of heat is going to be extracted from the system
which is at low temperature, and this heat is transferred to the surroundings, and that is called as W. That is called as QC. So QH. So QH is going to be the amount of heat which is rejected to the surroundings, which contains W and QC as well. तो हमको यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन मिल जाता है, देखो ठीक से, QC plus W is going to be equal to QH. ठीक, क्योंकि हमने इसमें से जो हीट निकाला उसके लिए जो वर्क डन किया वो वर्क डन भी उसी हीट के साथ मिक्स हो जाएगा, और वो जो कंबाइंड जो एनर्जी है वो एनर्जी सराउंडिंग्स को दिया जाएगा, पुश किया जाएगा, जो कि जिसको हम QH बोलने वाले हैं. तो QH मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द सराउंडिंग्स, एंड QC is the amount of heat extracted from the system, and W is the work done for that. तो इसमें QC plus W becomes equal to QH, and hence we can say once again that W is going to be actually equal to QH minus QC, correct है? And now come to know the efficiency. How can get the efficiency of this refrigerator, or it is also called as the coefficient of performance of this refrigerator. How can you find out? अभी यहाँ पे मुझे बताओ इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है. रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारा एम क्या है? सिस्टम में से हीट निकालना, बराबर. तो कितना हीट हम निकाल पाए सक्सेसफुली? QC इतना हीट हम निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए QC जो है वो हमारा आउटपुट हो गया. वही तो हम चाहते थे, इसलिए उसको हमको आउटपुट बोलना पड़ेगा, करेक्ट है? QC is going to be the output. And what is the input? नहीं, W is going to be this input here, because रेफ्रिजरेटर किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हम पे करते हैं ना, तो जो रेफ्रिजरेटर को काम करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, और उसी को यूज करके तो कंप्रेसर यहाँ पे वर्क डन कर रहा है कि नहीं? तो कंप्रेसर को क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी लगता है, और इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसको दे रहे हैं वही यहाँ पे इनपुट बन रहा है. तो दैट इज द इनपुट हियर. अभी सराउंडिंग्स को कितना भी हीट मिल जाए उसको, उससे हमारा क्या लेना देना है? QH जो है वो ना तो इनपुट है ना ही आउटपुट है, क्योंकि सराउंडिंग को कितना भी हीट मिलेगा तो भी उससे हमको कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है. तो इसलिए सराउंडिंग को जो रिजेक्ट किया जाता है हीट, उससे कोई फायदा नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है. लेकिन यहाँ पे इनपुट जो है वो हम जो रेफ्रिजरेटर को जो खिलाते पिलाते हैं, जो एनर्जी हम देते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी जो बर्बाद करते हैं उसके ऊपर, वो हमारे लिए इनपुट होता है, क्योंकि उसके लिए हम पे कर रहे हैं, बराबर. और उससे वो एनर्जी लेके रेफ्रिजरेटर ने क्या किया? एम क्या होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर? इस कोल्ड पार्ट में से हीट निकाल पाना. तो कितना हीट उसने निकाला? QC इतना हीट निकाला. तो वो हमारा फ्रूट है ना, वो तो वो एक्चुअली एक तरह से डिजायरेबल एनर्जी है. तो इसलिए इसमें से जितना वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकाल पाएगा उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर माना जाएगा. तो इसलिए देखा जाता है कि QC is going to be the output here and W is going to be the input here. So how can we get this coefficient of performance of refrigerator? That's output upon input again. But output यहाँ पे क्या है और input क्या है, देखो ठीक से. तो अगर वो उसको यहाँ पे हमने डाल दिया तो क्या मिलेगा हमको? अल्फा एक्चुअली इक्वल टू ये जो है QC divided by W. This will be the formula for alpha. But again we know that W is actually equal to QH minus QC, right? So if we replace it by that, then we can get this as QC upon QH minus QC. So this is the formula for alpha, you can see clearly. तो ये बात याद रखो ठीक से कि जो अल्फा जो है वो QC upon QH minus QC के बराबर रहने वाला है. और अगर इसको हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ईटा, तो जो हमको ईटा पहले मिला था वो अगर हमको पता है ऑलरेडी दो टेम्परेचर के बीच में, तो इसको अगर हम QC से डिवाइड कर देंगे ना, या चलो QH से अगर डिवाइड कर देंगे ना, तो क्या मिलेगा हमको? देखो, तो QC डिवाइड बाय QH अपॉन QH डिवाइड बाय QH मतलब 1 माइनस QC डिवाइड बाय QH. तो ऐसा भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो इवन इससे भी आगे जाके हम इसको ईटा के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखो, क्योंकि ईटा मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, याद है? 1 माइनस QC अपॉन QH हुआ करता है, करेक्ट है? तो अगर ये हम निकालेंगे तो ये 1 माइनस QC अपॉन QH जो है, तो उसके बदले तो हम डायरेक्ट ईटा डाल सकते हैं, नो डाउट. बट QC अपॉन QH का भी वैल्यू हमको इसमें से मिल सकता है, जो कि देखो इसमें शफल करो सिर्फ टर्म्स.
तो वहाँ पे मिलेगा 1 माइनस ईटा, करेक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस ईटा simply divided by eta. This is again another formula for alpha, remember. So alpha can also be expressed in terms of eta. If we know eta, we can find out alpha directly, or if we know alpha, then we can find out eta directly using this relationship between alpha and eta, remember. But remember, alpha is going to be qc upon qh minus qc. तो ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर के बारे में। अभी हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है, वो हम एक बार देखेंगे ठीक से। ओके तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है ना कि अगर सपोज कुछ कॉइल्स होते हैं, तुमने देखा होगा, तो बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। एक्चुअली कॉइल्स मतलब वो पाइप्स है, तो सपोज इस टाइप के पाइप्स है जिसमें से गैस फ्लो होता है। ये सपोज अभी अंदर वाला पार्ट है, और यहाँ पे सपोज कंप्रेसर है, ठीक है। दिस इज द कंप्रेसर, and then again here it is the external part. ये रेफ्रिजरेटर के बाहर वाला पार्ट है। इन पाइप में से गैस फ्लो होता है। देखो अभी गैस एक्चुअली वो गैस ऐसा रहता है जो लिक्विड भी बन सकता है और गैसियस फॉर्म में भी रह सकता है। तो अभी देखो इसमें होता क्या है कि ये जो पार्ट है ये हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ये जो पार्ट है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। दिस इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ओके, एंड दिस इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो बाहर वाला पार्ट है वो बैक साइड वाला जो बताया ना मैंने, बैक साइड ये है, ठीक है। तो अभी होता क्या है देखो इससे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर ना एक कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यूअसली गैस को कंप्रेस करता जाता है, कंटिन्यूअसली कंप्रेस करता है, बहुत समय तक उसको कंप्रेस किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको सडनली रिलीज किया जाता है। इतना कंप्रेस करते हैं उसको जो वो लिक्विड बन जाए, जस्ट लाइक लिक्विड के फॉर्म में वो आ जाता है। लिक्विड फॉर्म होने के चांसेस में होता है, बहुत कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करता है, और जैसे उसको रिलीज किया जाता है एक नोजल के अंदर से, उसको प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, लो प्रेशर रीजन में उसको फ्लो करने के अलाउ करते हैं। जैसे वो वहां पे जाता है तो इट्स एडियाबेटिक एक्सपांशन। एक्चुअली एडियाबेटिक एक्सपांशन होने की वजह से तो वो गैस जो है वो अपना खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करता है एक्सपांड होने के लिए, और उसकी वजह से जो वर्क डन वो करता है उसकी वजह से उसका खुद का इंटरनल एनर्जी कम हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इन द सेम वे एज यू मस्ट हैव बीन सीन, इफ सपोज देयर इज अ स्प्रे, जैसे कोई स्प्रे जो होता है ना, तुमने देखा होगा, जो डिओड्रेंट होता है, डिओड्रेंट याद है, तो डिओड्रेंट का जो बटन होता है वो जब हम जैसे प्रेस करते हैं, तो सपोज एक बटन है, तो जैसे हम प्रेस करते हैं तो उसमें से जो है स्प्रे बाहर आता है। तो जैसे ही वो स्प्रे बाहर आता है तो वो हमको ठंडा लगता है, देखा कभी? व्हाई इट गेट्स कूल्ड, व्हाई इट फील्स कूलर? तो वो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो बहुत हाई प्रेशर में भरा हुआ होता है, और ये जो स्ट्रॉ है उसके अंदर डूबा हुआ होता है, और जैसे हम उसमें रिलीज करते, प्रेशर रिलीज करते हैं, तो तुरंत वो जो हाई प्रेशर पे वो भरा हुआ है, तो वो लिक्विड अगर प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो जरूर वो लो प्रेशर के होने की वजह से वो गैसियस स्टेट में बनेगा, गैसियस स्टेट में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स्ड इवेपोरेशन। रिमेंबर, फोर्स्ड इवेपोरेशन मतलब ही क्या? हमने इस गैस को इवेपोरेट होने के लिए फोर्स किया, तो फोर्सफुली उसको इवेपोरेट किया, क्योंकि गैस को हमने कंप्रेस करके रखा था, हाई प्रेशर में रखा था, और जैसे ही हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो gas will have to evaporate automatically on its own and using its own internal energy, and that's why it will just get cooled while coming out. और इवन हम ये भी देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर देखा है तुमने कभी? फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें से भी ये, उसके अंदर भी गैस जो भरा हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो आग बुझाने के लिए जो गैसेस भरे जाते हैं, वो गैसेस भी बहुत हाई प्रेशर पे भरे जाते हैं, इतने हाई प्रेशर पे भरते हैं जो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अभी जैसे हम उसमें से उसका जो नॉब है वो प्रेस करते हैं तो उसमें से फायर एक्सटिंग्विशर जो गैस है वो बाहर आता है,
तो जैसे वो बाहर आता है तो वो भी ठंडा लगता है, वो भी एक तरह से कूल हो जाता है। एंड दैट इज द बेसिकली द एडियाबेटिक प्रोसेस whenever the gas is expanded under the action of the low pressure। तो जैसे ही वो लो प्रेशर करने की वजह से गैस कूल होता है, तो उसकी वजह से वो अपना खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करता है एक्सपांड होने के लिए, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और इसलिए वो कूल लगता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड हियर। तो कंप्रेसर ने जो गैस को कंप्रेस करके रखा है और लिक्विफाई किया है, तो उसको हम एक सडनली एक लो प्रेशर के फॉल के नोजल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही वो उसमें से पास होता है तो इट जस्ट फ्लोज थ्रू दिस पाइप, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट जस्ट गेट कूल्ड, एंड जस्ट उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर रहता है उसका। लेकिन जब वो इस पाइप में से पास होता है, तो ये पाइप जिन जिन ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, जो हमने यहाँ पे कुछ भी अगर वो रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है या कुछ बोतल रखा हुआ है या दूध रखा हुआ है, जो भी चीजें रखी हुई है, उनके कांटेक्ट में जब वो आता है तो उसकी वजह से उसमें से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करता है तो फिर से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर जैसे वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है और ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से यहाँ पे ये जो कंप्रेसर है वो उसको कंप्रेस करता है, और यहाँ पे उसकी वजह से जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो हीट यहाँ पे रिलीज करता है। जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया था वो हीट यहाँ पे वो रिलीज करता है या सराउंडिंग्स को दे देता है, और उसकी वजह से जैसे ही उसने हीट दे दिया तो वो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो तभी उसको फिर से ये कंप्रेसर उस यहाँ से लेके फिर से उसको कंप्रेस करने लग जाता है। जैसे जैसे उसको कंप्रेस किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम कम किया जाता है, और उसकी वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस पे उसको कंप्रेस किया जाता है कि बिना टेम्परेचर के चेंज किए। और जैसे वो फुल्ली कंप्रेस हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, तो लिक्विफाई होने के बाद फिर से उसको इस पाइप में से रन किया जाता है, पास किया जाता है। जैसे ही वो पाइप में से फ्लो होता है तो ये जिन जिन पार्ट्स के कांटेक्ट में वो आता है, उन पार्ट्स में से हीट निकालता जाता है। और जैसे यहाँ तक आता है तो उसने पूरा इसमें से अंदर वाले पार्ट में से हीट निकाला हुआ होता है, और वो हीट जमा करके फिर वो आगे बढ़ता है। तो फिर से यहाँ पे जब जाता है तो बाहर वाले पार्ट्स में वहां पे वो हीट फिर से यहाँ पे दे देता है इनको, सराउंडिंग को वो देता रहता है, और उसकी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है फिर से वही बात चालू हो जाती है, और वही साइकिल रिपीट किया जाता है। एंड दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग again and again continuously, and that's why we can see that the heat is flowing from low temperature to high temperature। देखो ये ठीक से यहाँ पे हाई टेम्परेचर रीजन है, जो कि बाहर वाला जो पार्ट है वो हाई टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो अंदर वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली लो टेम्परेचर है। तो इस लो टेम्परेचर के वाले सब्सटेंस में से भी हीट निकाल के हाई टेम्परेचर वाले सब्सटेंस की तरफ पहुंचाया जा रहा है। So that is the job which is done by this refrigerator। This is basically the working of refrigerator, remember। समझा ठीक से? कोई डाउट? Yes, any doubt? अगर कुछ बात समझा नहीं है तो पूछो। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। चैट में लिखो अगर। हाँ, डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा आज? एक तो रेफ्रिजरेटर का वर्किंग और हीट इंजन का वर्किंग, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट इंजन, एंड द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो ये को टेक्स्ट बुक में से पढ़ के रखना है। तो कल के लेक्चर में हम उसका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस? वर्किंग सब्सटेंस, अभी देखो वर्किंग सब्सटेंस तो इतना बड़ा है, उसका टेम्परेचर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। हमारा लेना देना किससे है कि एक तो टेम्परेचर ऑफ दिस इनसाइड बॉडी विच इज टीसी, जिसमें से हमको हीट निकालना है, और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स
which is going to be TH, इसको हमको हीट देना है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर तो वेरिएबल है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो जैसे ये गैस आगे इस पाइप में से घूमेगा कंटिन्यूअसली, तो अलग अलग पार्ट्स में से जब हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर तो बदलता जाएगा जरूर। इसलिए हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इज नॉट गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वन, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरिएबल। ओके, समझा क्या ठीक से? ठीक है, चलो तो लेट अस स्टॉप हियर एंड यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो सकता है या और एक लेक्चर लग सकता है, मे बी, डिपेंड्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके अंदर हमको करना है, और यही कुछ इसके अंदर की कुछ और डिटेल की बातें भी हमको देखनी है कल के लेक्चर में, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए टेक्स्ट बुक में से जो ये जो टॉपिक्स है सभी, वो एक बार पढ़ के रखो ठीक से प्रॉपर। एक तो हीट इंजन का कंसेप्ट, और दूसरा रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट। रेफ्रिजरेटर को ही हीट पंप भी बोला जाता है, याद रखो ठीक से, हीट पंप, उसको हीट पंप भी बोलते हैं। तो ये सब हमको चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, तो और एक चीज, ये होमवर्क तुम्हारा मुझे मिल नहीं रहा है, अभी तुरंत भागना चालू मत करो, कैमरा ऑन करो जरा सभी। बोलो चलो फटाफट, क्या प्रॉब्लम हो रहा है होमवर्क का, क्यों नहीं सबमिट हो रहा है? यस, निकलने चलो हो गए। ये तुमको पता ही नहीं है होमवर्क क्या करना है? अरे बोलो जल्दी, क्या करना है होमवर्क? पता नहीं यार, क्या हो नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, फुर्सत ही नहीं है। देखो ये टेक्स्ट बुक दिख रहा है सबको? हाँ सर। टेक्स्ट बुक के अंदर जो तुम देखेंगे तो लास्ट पेज पे ये क्वेश्चंस तो तुमको दिख ही रहे होंगे, ऑलरेडी तुम्हारे पास भी है तो सही नहीं सारे क्वेश्चंस? हाँ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, उसमें से जो क्वेश्चन हमने आज किया, तो उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक हमने आज किया उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो करने का। अगर तुम चाहते हो कि मैं ही बताऊं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे ये तो एमसीक्यूज है, चलो देखो, आंसर इन ब्रीफ। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, गैस कंटेंट इन सिलेंडर सराउंडेड by a thick layer of insulating material is quickly compressed. Has there been a heat transfer of heat, or has work been done? ये तुमको आंसर करना है, ये हमने किया है ऑलरेडी। Give the example of some familiar process in which no heat is added or removed from the system, but the temperature of system changes. ये भी तुम आंसर कर सकते हो आराम से। Give the example of some familiar process in which the heat is added to the object without changing its temperature. तो ये तुमको एग्जांपल देने हैं डेली लाइफ के अंदर जो तुमको पता चलते हैं।
what sets the limits on efficiency of a heat engine? तो हीट इंजन का जो efficiency है उसके लिमिट्स क्या है? वो तो तुमको पता, अभी बताया कि 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए कि नहीं, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1. Why should the cannot, ये तो हमने किया नहीं, चलो ठीक है. Maybe a mixture of hydrogen oxygen is enclosed in a rigid insulating cylinder. It is ignited by a spark. The temperature and pressure both increase considerably. Assume that the energy supplied by the spark is negligible. What is the conclusion may be drawn by application of the first law of thermodynamics? तो ट्राई करो, अगर नहीं आते तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है सर. सारे क्वेश्चंस ट्राई करो फटाफट, ठीक से. ये न्यूमेरिकल्स भी है, आगे न्यूमेरिकल चालू हो गए. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं है मुझे लगता है, नहीं. डेरिवेशन तो एक भी नहीं दिखा मेरे को. सिलेबस के इतने सारे वर्क डन के हमने एक्सप्रेशन बनाए, वर्क डन का डेरिवेशन किया, एसोथर्मल प्रोसेस का और एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो तो उसमें किधर भी नहीं दिख रहा है. खत्म हो गया चैप्टर. चलो ठीक है फ्रेंड, एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं ना वही तुम एटलीस्ट अगर रिपीट भी करेंगे, वही अगर लिख के दिखाएंगे और वही अगर सॉल्व करके सबमिट करेंगे ना तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे जो हम यहाँ पे करते हैं वही तुमको अपने होमवर्क करना है. ओके सर. ठीक है, तो वो करो चलो ठीक से. सर फिर वो पीडीएफ बना के भेजने का ना फिर. हाँ, वो समझा तुमको उस दिन जो बताया था मैंने. अगर नहीं समझा तो बोलो, फिर से बता सकता हूँ वापस. नहीं सर समझा, पर नहीं कुछ. ये दो तुमको क्वेश्चन ही. ठीक है चलो, क्वेश्चन ही देता तुमको. तो आज के लिए तो ये क्वेश्चन लिख लो मैं जो बता रहा हूँ. देखो सबसे पहला कि explain the concept of heat engine. Explain the concept of heat engine and derive an expression for its efficiency. ओके, अभी तुमको ये भी बता देता हूँ उसका आंसर किधर है. ये दिख रहा है नहीं सर, ढूंढ पेज लेंगे. नंबर 96. हाँ, वो नहीं चाहिए क्या? नहीं सर. ये देखो पेज नहीं, नंबर ढूंढ लेंगे. 96 पे देखो, पेज नंबर 96 पे पहले हीट इंजन का डेफिनेशन दिया हुआ है. उसके बाद फिर जो वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर और सिलेंडर, ये पार्ट से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर जो शॉर्ट में एक्सप्लेन करो. और उसके बाद फिर ये डायग्राम बनाना है कंपलसरी. देखो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद फिर उसका इफिशिएंसी का डेरिवेशन, ये देखो QH QC और ये ईटा का जो फॉर्मूला बताया था ना, W/QH, जिसको हम बाद में फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि W को QH माइनस QC भी लिख सकते हैं. वो उन्होंने नहीं किया है, तो ठीक है. तो वो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया. अच्छा, दूसरा लिखो, डिस्कस heat engine cycle with the help of PV diagram. Discuss the heat engine cycle using PV diagram. ये तुमको सामने ही दिख रहा है, पेज नंबर 98 पे देखो. वो पढ़ो एक बार ठीक से, और ओन वर्ड्स में थोड़ा शॉर्ट करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें भी उन्होंने दी है. ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखो, रेफ्रिजरेटर. डिस्कस explain the concept of refrigerator and obtain the expression for the coefficient of its performance. Obtain the expression for coefficient of performance. Sir, explain the क्या था? Explain the concept of refrigerator and obtain the expression for coefficient of performance.
तो उसमें रेफ्रिजरेटर का जो वर्किंग है वो भी एक्सप्लेन करना है। जो मैं यहाँ पे ये जो बताया ना, अंदर का बाहर का किस तरह से कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, फिर जो कूल कैसे करता है वो, और किस तरह से बाहर जाने के बाद वो तो हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सब एक्सप्लेन करना है। थ्योरेटिकल पार्ट से ये सब। और ये डायग्राम कंपल्सरी ड्रॉ करना है उसके अंदर। ये वाला डायग्राम देखो, और उसके बाद फिर ये एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर 6:30 को है सुदेव Yes, सर का।